गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सब बच्चों। आज हम लोग नीट के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है, यूनिट नंबर 7, जिसका नाम है जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इस यूनिट को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इस चैप्टर से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो सबसे पहले आज का जो हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1, इस लेक्चर नंबर 1 में आज हम लोग बात करने वाले हैं हिस्ट्री की एंड वेरिएशंस की। जो डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए गए या जेनेटिक्स पे जो वर्क हुआ बहुत पहले, आपको पता है यहां से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हम हिस्ट्री की बात करेंगे और देखेंगे वेरिएशंस की डिफिनीशंस क्या होती हैं, वेरिएशंस के टाइप्स क्या होते हैं। इन सभी चीजों को आज के सेशन पे हमें समझना है। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं इस ब्यूटीफुल सेशन को और समझते हैं एक एक उन पॉइंट्स को जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फैक्ट से। सबसे पहले अगर हम फैक्ट्स की बात करें जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन में, तो पहला फैक्ट ये कहता है कि जो टर्म जेनेटिक्स है, देखो एक डायरेक्ट क्वेश्चन तो यहीं से बनता है कि जो टर्म जेनेटिक्स है, इस जेनेटिक्स टर्म्स को किसने दिया। तो जेनेटिक्स टर्म्स को देने वाले साइंटिस्ट हैं बेटसन, और आप जानते हैं ये क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका है। तो यहां से आपको अंदाजा लग जाएगा कि यस, ये जो पार्ट है, जो सेशन 1 है, बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और हर साल क्वेश्चन यहां से आए हैं। तो पहला पॉइंट्स क्या कहता है कि जो जेनेटिक्स टर्म है, इस टर्म्स को देने वाले साइंटिस्ट कौन है? बेटसन है। और जो डब्ल्यू बेटसन है, इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। दो क्वेश्चन यहां से कवर होते हैं। पहला, जेनेटिक्स टर्म्स को किसने दिया, और जो मॉडर्न जेनेटिक्स है, इसके फादर हम किसको बोलते हैं? डब्ल्यू बेटसन को बोलते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। जेनेटिक्स की अगर हम बात करें डिफिनीशन में, जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? तो जेनेटिक्स का मतलब होता है कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन। हेरिडिटी का मतलब होता है वो सारे कैरेक्टर्स जो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को हम बोलते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स। तो इनकी हमें स्टडी करनी है। और जो वेरिएशंस देखने को मिलते हैं प्रोजिनी में, आपको पता है अगर पेरेंट्स हैं, माता और पिता हैं, तो जो उनकी प्रोजनी होती है वो सेम एक्चुअल, ना तो अगर मेल है तो ना तो सेम अपने फादर जैसा होगा, और अगर वो फीमेल है तो ना ही सेम वो अपने मदर जैसी होगी। इसका मतलब है कुछ वेरिएशंस होंगे। वेरिएशंस के रीजंस क्या हैं, इन सारी चीजों को हमें समझना है। तो अगर हम बात करें तो जेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? कलेक्टिव स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन, इसी को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। चलिए कुछ पॉइंट्स और देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो ऐसे कैरेक्टर्स, अर्थात जो ट्रांसमिशन होता है जेनेटिक कैरेक्टर का, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है? जस्ट ट्रांसमिशन है जेनेटिक कैरेक्टर्स का वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन। क्लियर है? चलिए वेरिएशंस क्या है? आपको पता है इस पूरी दुनिया में दो चावल के दाने भी एक जैसे नहीं होते, तो इंसान की तो बात छोड़ दीजिए। तो जो वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, यस, तो आपको पता है कभी भी इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज हैव सम डिफरेंसेस, दीज आर कॉल्ड वेरिएशन। जैसे हमारी ह्यूमन स्पीसीज है, आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, कोई भी दो ह्यूमन बिल्कुल एक जैसे नहीं होंगे। ट्विन्स में भी आपको कुछ डिफरेंसेस मिलेंगे, यस। तो इसी को हम बोलते हैं वेरिएशंस। वेरिएशंस के आगे हम देखेंगे टाइप्स क्या होते हैं, इन सारी चीजों की बात करेंगे। तो इस स्लाइड में हमने समझा कुछ ऐसे फैक्ट जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जहां पर दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, जेनेटिक्स टर्म्स को दिया किसने, और फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स किसको बोलते हैं। तो दो चीजें यहां पर इंपॉर्टेंट है। चलिए सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और चीजों को क्लियर करते हैं। यस, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि हम लोग बात किसकी करेंगे? वेरिएशंस की। तो वेरिएशंस का मतलब आपको समझ में आया कि
सेम स्पीशीज के कभी भी दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं होते। तो सबसे पहले देख लिया तो हमने वेरिएशन होता क्या है। अब हम यहां पर देखते हैं कि वेरिएशंस के टाइप्स क्या है। तो मुख्यतः आपको दो तरीके के वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा सोमैटिक वेरिएशन। ये एक ऐसा वेरिएशन है जो वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन नहीं जाता। सपोज दैट अगर हम मान लेते हैं कि कोई मेल है, यस, और वो बॉडी बिल्डर है, बहुत अच्छी मसल्स बनाता है, और उसकी शादी एक नॉर्मल फीमेल से हो जाती है जो बॉडी बिल्डर नहीं है। इनसे जब प्रॉपर ब्रीडिंग होगी और जब एक नया ऑफस्प्रिंग आएगा, मान लेते हैं वो मेल आता है, तो जरूर तो आपको पता है कि जो मेल होगा वो बॉडी बिल्डर नहीं होगा, उसकी मसल बहुत अच्छी डेवलप नहीं होंगी, क्योंकि यहां पर जो मेल था उसने जो बॉडी बिल्डिंग करी, 6 एब्स बनाए, वो 6 एब्स क्या है उसकी प्रोजेनी में ट्रांसफर नहीं होते हैं। तो कुछ ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो इंडिविजुअल अपनी लाइफ टाइम्स के दौरान हासिल एक्वायर्ड तो करता है, लेकिन वो वेरिएशन कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। ऐसे वेरिएशंस को हम बोलते हैं सोमैटिक वेरिएशन। तो सोमैटिक वेरिएशन क्लियर हुआ, मतलब ये सोमैटिक वेरिएशन कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। और सेकंड, ऐसे वेरिएशंस होते हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, और ऐसे वेरिएशंस को हम बोलते हैं जर्मिनल वेरिएशंस। और ये जर्मिनल वेरिएशन ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, और इसी को हम बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? एक कैरेक्टर का वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना, इसी को तो हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो जर्मिनल वेरिएशन क्या है? वो वेरिएशंस जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होंगे। तो अगर हम जर्मिनल वेरिएशंस की बात करें तो ये भी मुख्यतः आपको दो तरीके के मिलेंगे। पहला तो मिलेगा कॉन्टिन्यूअस, मतलब वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन, मतलब लगातार कंटिन्यू है, और ये वेरिएशन वन जनरेशन से अनदर जनरेशन तक ट्रांसफर होता रहेगा, मतलब ये कंटिन्यूअस रहेगा। यस, तो अगर हम बात करें तो ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, आप जानते हैं जब आप सेल साइकिल पढ़ते हैं तो आपने वहां पर देखा है कि जब मियोसिस होता है, यस, वहां पर क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, जीन्स का एक्सचेंज होता है, जिसकी वजह से वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ऐसे वेरिएशन जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से लगातार कंटिन्यू रहेंगे, तो वो वेरिएशंस कौन से हैं? जर्मिनल का ही एक पार्ट है। ये वेरिएशन कैसे रहेंगे? कंटिन्यूअस रहेंगे। और दूसरे वेरिएशन हैं जो डिसकंटिन्यू हो सकते हैं, मतलब पहली जनरेशन में आपको देखने को मिल सकता है, और ये वेरिएशंस कभी कभी किसकी वजह से आ जाते हैं? ये आ जाते हैं म्यूटेशन की वजह से। मान लीजिए अगर वो एडॉप्टेबिलिटी है, मतलब वो ऐसा म्यूटेशन हुआ है, एक ऐसा चेंजेस हुआ है जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए अच्छा है, तो हो सकता है कि इन्वायरमेंट्स उसको अडॉप्ट करे और नेक्स्ट जनरेशन में उसको ले जाए। लेकिन इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो जो वेरिएशन है वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा। मतलब ऐसा वेरिएशन जो म्यूटेशन की वजह से है, वो वेरिएशन हमेशा कैसा होता है? डिसकंटिन्यू होता है। तो आपने देखा यहां पर फाइनली अगर हम देखें तो वेरिएशन के हमने दो टाइप्स देखे। पहला टाइप हमने देखा सोमैटिक, जो कभी भी वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि ऐसा जो वेरिएशंस हैं क्योंकि बॉडी सेल्स में है, और आपको पता है कि जो जीन्स में जिसके लिए पर्टिकुलर कैरेक्टर्स के लिए जो जीन्स होते हैं, वो जीन्स अगर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं और वहां पर अगर वो डोमिनेंस है तो वहां पर कैरेक्टर शो होता है। तो सोमैटिक में आपको पता है जिससे हमारी बॉडी सेल्स बनती हैं, तो उसके कैरेक्टर्स कभी भी नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। कौन से होते हैं? जो हमारे जर्मिनल सेल्स में होते हैं। यस, तो वही वेरिएशंस ट्रांसफर होंगे जो क्रॉसिंग ओवर से बनेंगे। तो हमने यहां पर देखा वेरिएशन जस्ट टू टाइप है, सोमैटिक एंड जर्मिनल। जर्मिनल भी दो तरीके का है, पहला कंटीन्यूअस ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, और सेकंड है डिसकंटीन्यूअस वेरिएशन जो होता है ड्यू टू म्यूटेशन। तो ये फाइनली हम लोग ने देखा टाइप्स ऑफ वेरिएशंस। अब हमें बात करनी है जो इसका हिस्ट्री पोर्शन है कि डिफरेंट स्टेटमेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या कहा, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि क्योंकि आपको पता है यहां से भी क्वेश्चंस आते हैं। चलिए जरा इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
चलिए अब हम बात करते हैं एक ऐसे साइंटिस्ट की, मुलर, दूसरे साइंटिस्ट हैं आपके मॉर्गन। जरा इन दोनों साइंटिस्ट की बात कर लेते हैं कि जेनेटिक्स में इनका क्या योगदान है, इन्होंने क्या क्या किया, क्योंकि आपको पता है साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस नीट में पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुलर की। अगर हम मुलर की बात करें तो यही वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने टर्म साइटोजेनेसिस प्रपोज किया। तो एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से बनता है कि साइटोजेनेसिस टर्म किसने दिया, तो वो टर्म दिया है मुलर ने। यस, और साइटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, साइटोलॉजी जेनेटिक्स, सेल लेवल पर जो जेनेटिक्स हम समझते हैं इसको बोलते हैं साइटोजेनेसिस। तो याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है साइटोजेनेसिस, और इस टर्म को दिया था मुलर ने। सेकेंड पॉइंट, मुलर को हम फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया था इफेक्ट ऑफ रेडिएशन का ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रेडिएशंस होते हैं ना, आपको पता है एक्सरेज होती हैं, उसकी वजह से क्या चेंजेस होते हैं, क्या इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहली बार जो स्टडी किया था वो किया था मुलर ने, और ने देखा था कि जो रेडिएशन की वजह से जो चेंजेस हो रहे हैं, क्या ये चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं। इन सभी की बात यहां पर मुलर ने की थी। तो 2 पॉइंट्स हमने देखा मुलर से रिलेटेड। पहला, इन्होंने दिया साइटोजेनेसिस टर्म, और इन्हीं को हम बोलते हैं फादर ऑफ एक्टिनोबायोलॉजी। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करते हैं किसकी, मॉर्गन की। आपको पता है मॉर्गन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जेनेटिक्स में किए हैं, और जेनेटिक्स में मुख्यतः इनका जो एक्सपेरिमेंट्स था वो किस पे था, ड्रोसोफिला पे था, फ्रूट फ्लाई जिसको हम बोलते हैं। इनको बोलते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, मॉर्गन। बेटा जब आप मेरा लेक्चर अटेंड करते हो तो मैं ये चाहता हूं कि आप मेरे साथ पॉइंट्स को नोट करते चलिए। यस, इसके अलावा भी जो नोट्स है मैं नीचे लिंक पे दे दूंगा, वहां से भी आप प्रॉपर डाउनलोड कर सकते हैं। यस, चलिए, तो यहां पर हमने क्या देखा, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स कौन है, मॉर्गन। इसके अलावा बहुत सारी चीजों से रिलेटेड है, लिंकेज टर्म, थ्योरी ऑफ सेक्स लिंकेज, ये मॉर्गन से रिलेटेड है, आपको पता है। आफ्टर दैट क्रॉसिंग ओवर टर्म, तो लिंकेज टर्म, थ्योरी ऑफ सेक्स लिंकेज, क्रॉसिंग ओवर टर्म, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, लिंकेज मैप ऑन द ड्रोसोफिला गिवन बाय मॉर्गन। बहुत सारे वर्क हैं, इन सभी के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं जब इस चैप्टर्स को हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करेंगे। क्योंकि अभी हम सिर्फ हिस्ट्री वाला पार्ट देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं किस साइंटिस्ट से कौन से वर्क उसके साथ एसोसिएटेड है। तो यहां पर हमने देखा मॉर्गन क्या है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, लिंकेज टर्म, क्रॉसिंग ओवर टर्म, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, थ्योरी ऑफ सेक्स लिंकेज, ये सब के सब किसके द्वारा दिए गए हैं, मॉर्गन के द्वारा। और ये सारी चीजें आपके एनसीईआरटी में दी गई हैं जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं सेशन को और साइंटिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। यस, ए गैरार्ड, यस, बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। अगर हम इनकी बात करें, यही वो साइंटिस्ट हैं जिनको हम बोलते हैं फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर नीट का एक फ्रेम हो सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां से। तो फादर ऑफ ह्यूमन जो जेनेटिक्स है वो बोलते हैं ए गैरार्ड, एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स को के भी फादर हम इनको मानते हैं, ए गैरार्ड को। तो फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स के जो फादर हैं ए गैरार्ड है। याद करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन नीट का यहां से फ्रेम हो सकता है। गैरार्ड ही वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर को डिस्कवर्ड किया। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब होता है कि अगर किसी जीन में डिफॉल्ट है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जीन में डिफॉल्ट होने की वजह से वो जीन पर्टिकुलर प्रोटीन को नहीं बना पाता। अब जब वो प्रोटीन को नहीं बना पाएगा और वो प्रोटीन जिस वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी वो वर्क वहां पर हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहला ह्यूमन में फर्स्ट ह्यूमन मेटाबॉलिक जेनेटिक डिसऑर्डर को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट ही गैरार्ड है, इसीलिए हम इनको फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स भी बोलते हैं। विच इज कॉल्ड, और वो जो डिसीज थी उसको बोलते हैं एल्केप्टोन्यूरिया, इसको बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिसीज। इसके बारे में भी जब हम लोग जेनेटिक्स के डिसऑर्डर पढ़ेंगे लास्ट में, तो वहां पर मैं बहुत डिटेल से एल्केप्टोन्यूरिया के बारे में बताने वाला हूं कि व्हाट इज द ब्लैक यूरिन डिसीज।
क्लियर है बेटा? तो ए गैरेट्स को हम क्या बोल रहे हैं? फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एंड बायोकेमिकल जेनेटिक्स। गैरेट ने डिस्कवर्ड किया था फर्स्ट ह्यूमन जेनेटिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और उसका नाम क्या था? एल्केप्टोन्यूरिया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ थ्योरी की बात कर लेते हैं, जैसे वेपर फ्रूट थ्योरी है, जैसे आपकी सीमन थ्योरी है। देखो बेटा यहां पर बहुत डिटेल से तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको पता है मैचिंग क्वेश्चन में एक तरफ थ्योरी का नाम दे देंगे और दूसरी तरफ आपसे पूछ लेंगे इससे रिलेटेड साइंटिस्ट। तो थोड़ा थोड़ा दो पॉइंट्स आप देख लीजिए, इससे अगर क्वेश्चंस आए तो गलत होने की संभावना ना हो। तो वेपर फ्रूट थ्योरी क्या कहती है? वेपर फ्रूट थ्योरी जो ग्रीक फिलोसोफर थे पाइथागोरस, आप जानते हैं पाइथागोरस की प्रमेय भी आपने पढ़ा होगा शुरुआती क्लासेस में। तो सबसे पहले पाइथागोरस ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इस थ्योरी के अनुसार उन्होंने कहा एट द टाइम ऑफ क्वाइटस, उन्होंने कहा एट द टाइम ऑफ सेक्स मेल एंड फीमेल moist vapor secretes from the brain and due to this offsprings are similar as their parents। वो कहते हैं जिस समय मेल और फीमेल्स के बीच में सेक्स होता है उस समय दोनों के ब्रेन एक वेपर सिक्रीट करते हैं और जिसकी वजह से उनकी जो प्रोजेनी है वो अपने पेरेंट्स जैसा होती है। आपको पता है ये कल्पित चीजें हैं, कोई प्रूफ था नहीं इसका, लेकिन चूंकि नाम दिया गया है इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि इस थ्योरी को किसने दिया। तो ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वेपर फ्रूट थ्योरी को किसने दिया? पाइथागोरस ने दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, सीमेन थ्योरी। सीमेन थ्योरी क्या कहती है? इस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट हैं एम्पिडोक्लिस। तो देखो बेटा थ्योरी और उसके देने वाले साइंटिस्ट आप लिखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस थ्योरी हैज गिवन बाय एम्पिडोक्लिस। इस थ्योरी के अनुसार इन्होंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू हिज व्यू, देखो जितने भी यहां पर अभी जो पुरानी थ्योरी है सिर्फ इन्होंने सोचा और लिख दिया, बाकी इसका कोई प्रूफ नहीं है। और आप जानते हैं आज के समय में थ्योरी सभी के सभी अमान्य है, लेकिन चूंकि हिस्ट्री का पार्ट है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी किस साइंटिस्ट ने दिया और उस थ्योरी में कहा क्या गया। तो जैसे अगर हम बात करें सीमन थ्योरी में, तो ये थ्योरी कहती है कि अकॉर्डिंग टू हिज व्यू द सीमेन ऑफ मेल एंड फीमेल इज मिक्स्ड ड्यूरिंग क्वाइटस। ये क्या कह रहा है कि जब मेल और फीमेल के बीच में सेक्स होता है तो दोनों का सीमेन मिक्स करता है ड्यूरिंग क्वाइटस एंड कैरेक्टर्स ऑफ पेरेंट्स अपीयर्ड इनटू द ऑफस्प्रिंग ड्यू टू द मिक्सचर। और जो आप स्प्रिंग देखते हैं, जो ऑफ स्प्रिंग आता है, जो बच्चा आता है, उसमें मेल और फीमेल के मिक्सचर कैरेक्टर इसी वजह से आ जाते हैं क्योंकि सेक्स के दौरान दोनों का सीमेन मिक्स हुआ था और उसी सीमेन में कैरेक्टर होंगे मेल के और फीमेल के, तो दोनों मिक्स हो गए जो ऑफ स्प्रिंग में दिख रहे हैं। तो ये अधोकल्पित कल्पनाएं हैं, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन आपको पता होना चाहिए दिस थ्योरी वाज गिवन बाय एम्पिडोक्लिस। तो एक तरफ थ्योरी आप लिखते जाइए और दूसरी तरफ मतलब एक तरफ लिखिए थ्योरी का नाम और दूसरी तरफ लिखिए कि उस साइंटिस्ट किसने दिया। बस इतना अगर आप लिख लेंगे तो दैट इज सफिशिएंट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो थ्योरी है एक मिनट जरा मैं देख लेता हूं क्या हुआ। यस ये थ्योरी है इपिजेनेसिस थ्योरी, पहली है इपिजेनेसिस थ्योरी और इंकेसमेंट थ्योरी। जरा इन थ्योरी को देखिए किस साइंटिस्ट ने दिया और ये थ्योरी कहती क्या है। पहली है इनकेसमेंट थ्योरी। इनकेसमेंट थ्योरी कहती क्या है और इस थ्योरी को दिया किसने प्रपोज किया था? चार्ल्स बॉनेट ने इस थ्योरी को प्रपोज किया था। इस थ्योरी में कहा क्या गया? इस थ्योरी के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिज व्यू बॉडी ऑफ फीमेल इज जस्ट लाइक ए चाइनीज बॉक्स। इन्होंने कहा जो फीमेल की बॉडी होती है एक चाइनीज बॉक्स जैसी होती है, बॉक्स का मतलब एक बक्से जैसी होती है। all future progenies are packed in the body of female like Chinese box। उन्होंने कहा कि फीमेल की बॉडी के अंदर छोटे छोटे चाइनीज बॉक्स होते हैं और उसी के अंदर प्रोजेनी पैक्ड होती है और डिलीवरी के समय वही प्रोजेनी बाहर आ जाती है थोड़ा सा मैच्योर होके। तो ये सब आपको पता है, अमान्य है सारी थ्योरी, लेकिन आपको सिर्फ यहां पर ये देखना है कि इंकेसमेंट थ्योरी को किसने दिया? तो दिया है चार्ल्स बॉनेट ने। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इपिजेनेसिस थ्योरी। इपिजेनेसिस थ्योरी को किसने दिया? ये क्वेश्चन पूछा गया है।
इपिजेनेसिस थ्योरी को देने वाले साइंटिस्ट हैं के वोल्फ। इस थ्योरी के अनुसार अकॉर्डिंग टू हिज व्यू इन्होंने कहा कि जो जर्मिनल सेल्स होते हैं, आपको पता है दो तरीके के सेल हैं, सोमैटिक सेल्स और जर्मिनल सेल्स। सोमैटिक सेल्स बॉडी सेल्स होते हैं। तो इन्होंने इस थ्योरी के अनुसार जो जर्मिनल सेल्स होते हैं possess an अनडिफरेंशिएटेड मटेरियल, एक ऐसा मटेरियल है जो अनडिफरेंशिएटेड है और ये मटेरियल डेवलप होता है स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअली आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। such type of development is known as epigenesis। तो इसका भी कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको याद क्या रखना है कि इस थ्योरी को दिया किसने, तो के वोल्फ ने दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। इस थ्योरी पे ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं कि इसका कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको साइंटिस्ट के नाम पता होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैनजेनेसिस थ्योरी की। यस, इस थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि इस थ्योरी को दिया किसने। और जर्मप्लास्ट थ्योरी, यस ये इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछी गई, आपको पता है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पैनजेनेसिस थ्योरी की। इस थ्योरी को डिस्क्राइब किया था चार्ल्स डार्विन ने, सी डार्विन ने, इंपॉर्टेंट है। इस थ्योरी के अनुसार दिस थ्योरी पोस्टुलेटेड, ये थ्योरी कहती है कि ऑल पार्ट ऑफ ए लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी के सभी पार्ट, चाहे हाथ हो, पैर हो, ब्रेन हो, सभी पार्ट्स या सभी टिश्यू सिंथेसाइज करते हैं माइक्रोमॉलिक्यूल्स। दीज माइक्रोमॉलिक्यूल्स आर नोन एज पेंजीन और केम्यूल्स। मतलब जितने भी टिश्यू हैं छोटे छोटे माइक्रोमॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस करते हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं पेंजीन और केम्यूल्स। और यही केम्यूल्स मेल एंड फीमेल पेंजीन्स, और यही मेल और फीमेल जो पेंजीन्स हैं, मेल की अपनी बॉडी के, फीमेल की अपनी बॉडी की, ये जब पेंजीन फ्यूज करते हैं, कहते हैं मेल एंड फीमेल पेंजीन्स फ्यूज टुगेदर ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, these are further again distributed in the various organ of the body at the time of development। क्या कह रहा है कि यही पेंजीन बॉडी के अंदर जाके फिर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं जब डेवलपमेंट बेबी का होता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको पता है, तो कुछ भी यहां पर जानने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आप जान जाइए कि पेंजीन का मतलब क्या होता है, और सेकंड आप जान जाइए कि इस थ्योरी को दिया किसने है, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं जर्मप्लास्ट थ्योरी की। जर्मप्लास्ट थ्योरी, इस थ्योरी को प्रपोज किया था ए विस्मैन ने 1886 में। ये थ्योरी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू हिम जो लिविंग बॉडी होती है ऑफ एन इंडिविजुअल की possess टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड मटेरियल। पहला होता है सोमेटोप्लास्ट एंड दूसरा होता है जर्मप्लास्ट। ये कहते हैं कि जितने भी इंडिविजुअल हैं दो तरीके के डिफरेंट फ्लूइड मटेरियल लगते हैं, पहला होता है सोमेटोप्लास्ट और दूसरा होता है जर्मप्लास्ट। बस इसमें आपको पता है ये वही ए विस्मैन है जिन्होंने माउस की सेल पे प्रयोग किया था। चलिए, तो यहां पर हमने देखा कि ये जो जर्मप्लास्ट थ्योरी है किसने दिया है, ए विस्मैन ने दिया है। सिर्फ इन्होंने ये बताया कि कोई भी इंडिविजुअल उसमें दो तरीके के आपको फ्लूइड मिलेंगे, पहला मिलेगा सोमेटोप्लास्ट और दूसरा मिलेगा जर्मप्लास्ट। और आपको पता है जर्मप्लास्ट में जो कैरेक्टर्स हैं वही कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होंगे। तो बहुत डिटेल में हमको नहीं जानना, सिर्फ और सिर्फ हमको ये देखना है कि थ्योरी का नाम क्या है और थ्योरी को प्रपोज कितने किया है। बस इतने में ही आपका काम चल जाने वाला है। तो माय डियर स्टूडेंट, जेनेटिक्स के इस फर्स्ट हमारे लेक्चर्स में हम लोग ने क्या क्या बात किया। अभी तक हम लोग ने कुछ फैक्ट देखे, मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर किसको बोलते हैं, यस बहुत सारे फैक्ट हम लोग ने इस तरीके से देखे हैं, वेरिएशंस के टाइप्स देखे हैं, थ्योरी के नाम और उनको प्रपोज किसने किया है। तो आज का लेक्चर यहीं पर क्लोज करते हैं, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उस लेक्चर में जो हम लोग बात करने वाले हैं, मैं थोड़ी सी आपको एक झलक दे देता हूं। उसमें हम लोग बात करेंगे मेंडलिज्म की, मेंडल्स के रूल्स की, उनका जो एक्सपेरिमेंट है उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे आज नए होंगे, इन बच्चों को छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि रेगुलर मेरे लेक्चर्स आप अटेंड करें और आने वाले लाइव सेशंस के आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आपको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां पर DNCMI टाइप करिए और हमारे ऐप को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। ऐप का नाम है DNCMI एजुकेशन केबिन मीडिया। सेकेंड है कि आप गूगल प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा चैनल है डॉक्टर DN गुप्ता फॉन्डिट, यहाँ से आपको मदद मिल जाएगी। और तीसरा सबसे अच्छा रास्ता ये है कि अगर ये लेक्चर्स अभी आप
यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अभी के अभी चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर हम अपने सेशंस को क्लोज करते हैं। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विद मेंडलिज्म। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, बाय।